शुरू करें। टॉपिक का नाम है, हेडिंग डालिएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो मेरी नहीं है, तो किसकी है वो तुम लोग जानो। नीचे रख दो उसको, उठा के बाहर मत फेंको, नीचे इसमें रख दो। हाँ ठीक है। हाँ भाइयों, क्वेश्चन लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? सौम्या किधर है आज? अच्छा आइए, ठीक है। हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। शुरू करें। चलिए, चुप होने का क्या लेंगे आप लोग? तुम्हारी फ्रेंड्स गायब है कुछ क्या आज? अच्छा ठीक। हाँ भाई, सपोज कर लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है जिसकी वैल्यू है B। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगी हुई है बच्चे बताइए? इनसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इनसाइड द प्लेन। इसके परपेंडिकुलर एक वायर है जिसकी लेंथ सपोज कर लीजिए L है। जिसकी लेंथ कितनी है बच्चे? L है, और इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रही है I। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, करंट का मतलब क्या होता है बेसिकली? मूविंग चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है ना? तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो बेसिकली इस वायर के अंदर कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। और हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है या फ्लो करता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्यों लगता है मैग्नेटिक फोर्स? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड को यह लगता है कि ये अपना इलाका बना लेगा, तो इससे पहले ये अपना इलाका बनाए हम इस पे क्या लगा दें? फोर्स लगा दें। आई बात समझ में? तो इसलिए एक करंट कैरिंग वायर पर भी क्या लगाएगी? मैग्नेटिक फील्ड एक तरह का फोर्स लगाएगी। आई बात समझ में? इतना इसको बनाइए और लिखिए इसके अंदर लेंथ ऑफ द वायर। L है बच्चे लेंथ ऑफ द वायर। कोई दिक्कत यहां तक? बनाइए सब लोग इसको और लिखिएगा इसके अंदर। बेटा नीचे वाले में रख दीजिए ना बैग। अरे यार, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है बाहर, पूरा फैजाबाद टूट फूट चल रहा है। गंदा क्या, सिर्फ डस्ट ही तो है ना? अच्छा ठीक सर, मत रखो, खुश हो गया। लिखो, कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा उत्कृष्ट, सीधे बैठिए, सीधे बैठो। हाँ भाई लिखिए, कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड B in which a current carrying wire is placed of length L and current I, full stop। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन से, लेट वायर कंसिस्ट सही लिखा है? कंसिस्ट n number of electron having velocity vd moving in the wire।
इन द वायर। ठीक है, नाउ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज, कितना होता है बच्चे, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। Q को क्या लिखोगे, तो Q को हम लिख सकते हैं NE, क्योंकि N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कैपिटल N इंटू ई। V क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज VD इंटू बी साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को, NE VD B sin theta, this is the force. We know relation between I and VD क्या होता है, I इक्वल टू NEA VD, होता है कि नहीं होता है। तो यहां से बताइए VD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, I बाई NEA। इसको उठा के पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं नाम, पुट VD इन इक्वेशन 1, तो F इक्वल्स टू कितना आ गया, NE आया। VD की वैल्यू कितनी आई है बच्चे, I अपॉन N को पढ़ते क्या हो, स्मॉल n था क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, तो इसका मतलब इस स्मॉल n को आप लिख सकते हो कैपिटल N अपॉन A इंटू एल, लिख सकते हैं। तो यहां से कितना आ गया, I अपॉन कैपिटल N अपॉन A इंटू एल इंटू E इंटू A इंटू, ये तो किसकी वैल्यू आई है, VD की, इंटू में क्या लिखा है बच्चे, B साइन थीटा। कोई समस्या यहां तक, क्या क्या किससे किससे कट रहा है, देखो जरा, n से कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा और E से E कैंसिल हो जाएगा, अपॉन का L ऊपर चला जाएगा, तो यहां से फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, B I L साइन थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा होता है किसी भी वायर पे, बिल साइन थीटा, क्या लग रहा होता है, बिल साइन थीटा। नोट कर लीजिए, करें, देखो भाइयों क्या होता है, ये दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हैं, एक में करंट I1 फ्लो हो रही है और दूसरे में करंट I2, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक, नोट कीजिए, बनाइए इसको, राइट साइड बनाइएगा, थोड़ा स्पेस रखिएगा इधर इधर भी, ठीक है। क्या तकलीफ है, खेल रही हो तुम लोग, हो गया। क्या लिखेंगे, लिखो कंसीडर, लिखो भाई फटाफट लिखो, कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर having current I1 and I2, having current I1 and I2 are placed r distance apart, हो गया, r distance apart हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हैं जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बताओ क्या होगा, एक वायर में करंट कितनी जा रही है, और ये अगर करंट I1 जा रही है तो ये अपने चारों तरफ क्या लगाएगी, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2y/r। अरे बच्चों एक बात मैं क्लियर कर दूं, कहानी मत सुनो। देखो मम्मी लोग बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो सोते नहीं थे तो मम्मी क्या करती थी, कहानी सुनाती थी ना, नहीं सुनाती थी? कोई तो सुनाता होगा, दादी, नानी, ताई। मेरे को ताई सुनाई है कहानी ज़्यादातर, ठीक है। मम्मी तो के पास एक ही कहानी होती थी, ताई के पास रहती थी कहानियाँ बढ़िया, ठीक है। तो अब उन कहानियों को सुनने के बाद दो तरह के बच्चे होते हैं, एक सुनते सुनते सो जाते हैं मस्त, ठीक है। दूसरे होते हैं क्यूरियस, अच्छा फिर फिर लगाए रहते हैं बीच में, उनको नींद नहीं आती है। नानी या दादी कहानी सुनाते सुनाते खुद सो जाती हैं, बच्चे नहीं सोते हैं। कुछ होते हैं क्यूरियस जो बीच बीच में बोलते रहते हैं, अच्छा फिर वो सोचते रहते, अच्छा ये हुआ था, ठीक। तो उसी तरीके से आप लोग भी हो, जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग कुछ देर तक शांत रहोगे मस्त, कुछ देर बाद कानों में जो आवाज़ है वो धीरे धीरे होती जाएगी, एक टाइम बाद गायब हो जाएगी आवाज़, मस्त नींद आएगी, फिर गर्मी अर्मी से कोई मतलब नहीं होता है। सही बता रहा हूँ मैं। अरे एक बार मैं ऑटो में था, भजन सुन रहा था, जा रहा था जयपुर से सीकर। ये हुआ कि ऑटो से चलेंगे, कार बुक करते थे, इस बार ऑटो से चलेंगे, 80 किलोमीटर ऑटो से जाएंगे। गजब, बूढ़े लोग गजब होते एकदम। तो ऑटो से चलना था। अब ऑटो में मुझे ड्राइवर के बगल बैठा दिए वो पकड़ के, अब मैं सुन रहा हूँ, सुनते सुनते झपकी आई, मैं बच गया, कौन नीचे आ जाता वरना मैं तो मुझे याद है वो समय। तो कभी कभी होता है कि सुनते सुनते अगर आप बोल नहीं रहे तो आपको नींद आ जाएगी, बढ़िया नींद आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बोलते रहिए, इसीलिए मैं फॉर्मूले पूछता रहता हूँ, आपको इंगेज रखता हूँ, ताकि क्लास में सोइए नहीं है आप लोग। सोने का मतलब सिर्फ आंख बंद करना ही नहीं है, दिमाग सो जाता है। चलो अच्छा बताओ, तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो ये अपने चारों तरफ क्या लगाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, μ0/4π2I/r आती है। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 करंट एट R डिस्टेंस B इज इक्वल्स टू, कितना लिखें, μ0/4π2I1/r। कोई दिक्कत, नोट कीजिए। लेकिन इसमें ना तो दोनों साइड फाइंड बोला, ना ही वन साइड, तो कैसे? देखो अगर वन साइड या फिर फाइनाइट लेंथ ऐसा कुछ बोलेगा तब उसको मानेंगे, अदरवाइज वो सब इनफाइनाइट है, ठीक है ना। हाँ ये दोनों साइड इनफाइनाइट है, ये सब डाउट ना मत लाइए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में। अगर आपको बोलता है वन साइडेड इनफाइनाइट, या फिगर दे दिया है, या फिर आपके क्वेश्चन में बोला है फाइनाइट लेंथ है जो एंगल थीटा बना रहा है, तब ये सब डाउट लेके आया कीजिए। अगर कुछ नहीं बोला है तो वो हमेशा क्या रहेंगे, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, आप यहां खड़े हैं, ऊपर से वहां तक चला गया वायर, इनफाइनाइट हो गया, यहां से पीछे से आ रहा है, इनफाइनाइट हो गया। आई बात समझ में। तो इनफाइनाइट थोड़ा सा भी लॉन्ग है तो इनफाइनाइट है वो। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अच्छा तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे लग रही है तो लगेगी कैसे, कौन से रूल से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, होल्ड अ करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड सच दैट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, देन डायरेक्शन ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इनसाइड जा रही है, तो यहां क्या लिखें, माइनस, मतलब क्रॉस लगाएं, लगाएंगे क्रॉस। ये बात समझ में आ रही है, बोलिए कोई दिक्कत। अब इस पॉइंट पर क्या लगी हुई है, एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, एक करंट कैरिंग वायर। तो इस वायर पे क्या लगेगा, फोर्स, अभी अभी पढ़ाया, कितना फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा। लगेगा कि नहीं लगेगा, आई बात समझ में। भाई इसने लगाई मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक दूसरे के इलाके में कौन रखा हुआ है, एक करंट कैरिंग वायर रखा है, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर ऑफ लेंथ L इज F इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे,
बी करंट कितनी फ्लो हो रही है I2, L साइन कितना 90, कोई समस्या? साइन 90 की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R इंटू I2 इंटू L, कोई समस्या? इस L को अपॉन में ले आइए तो F अपॉन L की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट इंटू 2I1 I2 अपॉन 4 पाई इंटू R। इसको जो हम पढ़ते हैं F अपॉन L को पढ़ते हैं फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। क्या पढ़ते हैं इसको? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। और ये इक्वल होता है, इसकी वैल्यू हो गई 10 की पावर -7, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू I1 I2 बाई R। दिस इज द फॉर्मूला। दो अलग अलग करंट है, क्योंकि क्या होता रिपल करता। देख लो, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। अगर इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आती? निकालो, आउटसाइड आती। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रही है तो इस पॉइंट पे वायर पे फोर्स किधर लग रहा होगा? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स आउटसाइड, फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड। तो देखा जाए ये वायर इधर आ रहा है और ये वायर इधर आ रहा है, तो जब अगर दोनों वायर्स में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगी तो वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। उस केस में वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगी, I1 और I2, अब बताइए क्या होगा? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? इनसाइड आएगी कि नहीं आएगी? और इस पर फोर्स किधर आएगा? डाउनवर्ड, इधर आएगा। और अगर फोर्स इधर आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अब रिपल कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ वायर्स में सेम है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो वो दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्लियर? लिख लीजिए नोट डाल के इसके नीचे। इसमें मतलब ये तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ सेम इन नेचर। स्टेटमेंट आप लोगों को 9th में आधा पढ़ाया जाता है, 11th में आप पढ़ते नहीं हो। हाँ, 11th में कौन पढ़ता है? तो स्टेटमेंट क्या है? एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट सेम इन नेचर। इक्वल एक्शन है नहीं, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ सेम इन। अब समझो, इसने इस पर फोर्स लगाया मैग्नेटिक, अपनी तरफ लगाया इस डायरेक्शन में, तो इस पर किधर लगेगा? मैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। क्लियर हो गया? हाँ, इस वाले पे कि इस वाले पे? ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे? इस वाले वायर पे किधर फोर्स आएगा? तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? इनसाइड। भाई इसमें करंट किधर जा रही है? डाउनवर्ड। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड लगी है, करंट ऊपर लगी है, तो फोर्स किधर आएगा? इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? क्या हो गया? जरूरी चीजें याद नहीं रहेंगी तो समझ में नहीं आएगा। सौम्या, तुमको दिक्कत आ रही है? हाँ बोलो, फ्लेमिंग से बता दे। अरे बदलेगा थोड़ी ना, FBI, ठीक है? F कौन से वाले में बताएं? इसमें बताएं। FB, B इनसाइड है, I अपवर्ड है, फोर्स इधर लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। B करंट, थंब फोर्स। करंट ऊपर मिडिल फिंगर, ठीक है? लिखो, नोट लिखो, नोट नंबर 1। इफ
द डायरेक्शन इन बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट, if the direction of current in both wire are same, then they attract each other. इन सबसे एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है. then they attract each other, full stop. next line से, if the direction of force opposite to each other, direction of current opposite to each other, then both wires are repel each other. हो गया. then both wires are repel each other, full stop. कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? समझ में आ गया सबको? क्या दिक्कत आ रही बताओ. देखो ना, इधर ध्यान दो. इस वायर और इस वायर में करंट सेम है. इस वायर की वजह से इस साइड मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? राइट हैंड थंब रूल, इनसाइड आएगी. और इसमें इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, फोर्स की डायरेक्शन इधर है. तो मतलब ये वायर इधर जा रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा है. ठीक है ना? क्लियर हो गया सबको? एक यहां से क्वेश्चन होता है, हेडिंग डालिएगा, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. डेफिनेशन ऑफ एम्पियर बुक लाया है कोई, या शीट में देखो दी होगी जो हमने PYQs दिया था आपको. हेडिंग डालिएगा, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है. डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर या डेफिनेशन ऑफ एम्पियर करके ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा. NCERT में खोलो, मिल जाएगा. वैसे देख लो होता क्या है. फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम. हाँ, बुक मिल गई, बता रहे हैं. एक सेकेंड रुको. हेडिंग क्या है बच्चे? डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. कैसे देते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ. बोलो कितना आया था? 2 × 10⁻⁻7 I1 I2 अपॉन R आया था. अगर हम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर और R इक्वल्स टू 1 मीटर डिस्टेंस ले लें, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ गया बच्चे? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर. बस इसी को आपको लिखना है. इसी को आपको लिखना है. कैसे लिखना है देखो. I1 और I2 को आपने 1 एम्पियर ले लिया, तो इफ द करंट इन बोथ वायर आर 1 एम्पियर एंड वायर्स आर प्लेस्ड एट अ 1 मीटर अपार्ट, देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, इसी को मैं लिखा देता हूं आपको. इतना नोट करिए पहले तो, और इसको स्टार लगा लीजिएगा. ये पूरा टॉपिक पेपर में अगर आएगा 3 नंबर में आएगा. और कैसे आएगा? फाइंड द फोर्स पहले तो पूछेगा बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, उसके बाद कहेगा ऑल्सो डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनेंगे और एक साथ आएंगे जब भी आएंगे. लिखिए इसको. करंट सही है. 1 एम्पियर पे फोर्स कितना लग रहा है, उसी को डेफिनेशन एम्पियर बोला गया. फिर से बोलो. नहीं, वो 1 कूलम पर सेकंड, वो चीज नहीं है यहाँ पे. डेफिनेशन ऑफ एम्पियर.
लिखो लिखो भाई, इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा इसको। द एम्पियर इज द वैल्यू, लिखिए भाइयों, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टडी करेंट, वैल्यू ऑफ दैट स्टडी करेंट which, comma, when maintained in each of the two very long wire, when maintained in each of the two very long, comma, straight, comma, parallel conductors, comma, parallel conductors of negligible cross section, comma, and place 1 meter apart, in vacuum would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10 to the power minus 7, 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length, Newton per meter of length। जिनका छूट गया है वो 155 पेज से लिख लेंगे।